गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं बीबी तिवारी एक एजुकेशन पर आप सभी कला विज्ञ साथियों का स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं एक बार अपनी क्लास को शेयर कर लेंगे और उसके बाद लाइक और शेयर कर लेंगे जिससे और भी दोस्त आपके जुड़ सके। जो है मंजू कुशवाहा गुड मॉर्निंग, हृदय दुबे जी गुड मॉर्निंग, जो है आशीष जी, नरवीन नारू गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का स्वागत है। जितने लोग जुड़े हुए हैं सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी लोग एक बार अपनी क्लास को लाइक और शेयर कर लेंगे और अपनी क्लास पर आते हैं। कल हम लोगों ने जो है अभी उसी का पार्ट 2 चल रहा है, छापा कला एवं तकनीक जो है आपकी चल रही है और इस छापा कला और तकनीक के में हम लोग देखते हैं। छापा कला तकनीक की कल जो क्लास जो हम लोगों ने लिया था उस कल की क्लास जो छापा और कला की तकनीक की कल की क्लास जो हम लोगों ने किया था उसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए आज भी हम लोग चलेंगे। जो है पढ़ते हैं छापा कला की जो विकास की कहानी क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो खासकर जो है छापा कला हम लोग पढ़ रहे हैं, छापा कला के विकास की कहानी है और यह है खासकर छापा कला को पढ़ने के तरीके मैंने आपसे बताया था कि छापा कला के विकास की कहानी हम लोग देखेंगे। विकास की कहानी, छापा कला के विकास की कहानी, यह कहानी आपके आज तक की छापा कला की विकास की कहानी पर हम लोग चल रहे थे। मैंने आपसे बताया था कैसे जो है अरविंद मौर्य गुड मॉर्निंग जो है, तो सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग एक बार जुड़कर अपनी क्लास को शेयर कर लेंगे और लाइक भी कर देंगे। लाइक और शेयर करके आगे बढ़ते रहेंगे। जो है तो इसी संदर्भ में अपनी क्लास आपकी हो चुकी है और सभी लोगों का स्वागत है। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोगों का स्वागत है। तो आपकी क्लास में छापा के विकास की कहानी मैंने आपसे बताया था कि कहाँ पर हम लोग चल रहे थे। तो इस छापा के विकास की कहानी में सबसे पहले हम लोग जो है अब यहाँ तक पढ़ चुके थे, प्राचीन काल से लेकर स्टेंसिल विधि से लेकर और सब चीज़ चल रहे थे। अभी ये कहानी चल ही रही थी कि छापा के विकास की कहानी जो है जो चल रही थी उस कहानी में हम लोग पहुँचे थे कहाँ पर, तो खासकर जो है सभ्यताओं पर पहुँचे थे। प्रागैतिहासिक काल हम लोगों ने पढ़ चुका था। प्रागैतिहासिक काल तक हम लोगों ने इसके विकास को पढ़ा था। प्रागैतिहासिक काल में छापा कला को हम लोगों ने छापा कला को पढ़ा था। जो है अब उसी के आगे हम लोग देखेंगे। जो है छापा कला के बाद खासकर सभ्यताओं के विकास में सभ्यता के विकास में योगदान। अब इस काल में छापा कला में खास करके जो है यहाँ पर लिपियों का विकास होता है। कैसे जो है क्या था, तो खासकर लिपि का विकास होता है। लिपि का विकास होता है और यही लिपियों ने छापा कला यानी कि मुद्रण का विकास किया था। लिपियों ने मुद्रण का विकास किया। मुद्रण का विकास करने में इन लिपियों ने जो है बहुत योगदान दिया। खासकर इन लिपियों ने विकास में बहुत योगदान दिया। इन लिपियों का समय जैसे जो भी सभ्यताएं रही हैं, चाहे वह मिस्र की सभ्यता हो, मिस्र की सभ्यता में खास करके आप देखेंगे तो यहाँ पर इन सभ्यताओं में मिस्र की सभ्यता में जो लिपि आई उसे पवित्राक्षर लिपि कहते। क्या कहते थे? पवित्राक्षर लिपि थी। जो यह कौन सी लिपि थी? पवित्राक्षर लिपि। इसी को रहस्यात्मक लिपि भी कहा था, रहस्य लिपि भी कहा जाता है, रहस्य लिपि भी इसे कहा जाता है। पवित्राक्षर लिपि कह सकते हैं या रहस्य लिपि कह सकते हैं या इंग्लिश में इसे हायरोग्लिफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हायरोग्लिफ कहते हैं। हायरोग्लिफ भी इसे कहा जाता है। हायरोग्लिफ भी कहा जाता है, हायरोग्लिफ भी कहा जाता है। अब मिस्र की लिपियों में इनका प्रयोग करता था। दूसरी जगह थी जो है दो सभ्यताएं थी। एक सभ्यताओं में खासकर यहाँ पर सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता, खासकर सिंधु सभ्यता। इस सभ्यता की जो लिपि थी जो है यहाँ पर हम लोग भाव चित्रात्मक लिपि कहते थे। भाव चित्रात्मक लिपि कहते हैं। भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ।
यहाँ पर जो है मुद्रण के रूप में लिपियों के विकास ने योगदान किया। और भाव चित्रात्मक को, इसी को जो है चित्र को पिक्टोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफी कहा जाता है। पिक्टोग्राफी से कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पिक्टोग्राफी। पिक्टोग्राफी कहा जाता है। पिक्टोग्राफी कहा जाता है। ये पिक्टोग्राफी थी जो है। इनकी सभ्यता के विकास में एक और आता है जहां पर आपको मेसोपोटामिया देखते हैं। मेसोपोटामिया यह वह सभ्यता थी जो यहाँ पर खासकर यहाँ पर जो लिपि का विकास हुआ वह कीलाक्षर लिपि थी। कैसी थी जो है? कीलाक्षर लिपि का प्रयोग हुआ। कीलाक्षर लिपि का यहाँ पर प्रयोग होता है। इस कीलाक्षर लिपि को क्यूनिकार कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूनिकार्न कहते हैं। क्यूनिफॉर्म, इस लिपि को क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। क्यूनिफॉर्म कहते हैं जो है। क्यूनिफॉर्म लिपि को कहते हैं, क्यूनिफॉर्म कहते हैं। अब ये तीन, इन सभ्यता के विकास के लिपियों को खासकर टोपोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं? टोपोग्राफी कहते हैं। टोपोग्राफी कहते हैं। क्या? टोपोग्राफी। टोपोग्राफी के नाम से जाना जाता है। यहां तक तो क्लियर है कि किसी को कोई भी संदेह हो तो बताइए। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि इन जो छापा कला के विकास की कहानी जो मैंने आपसे बताया था, अभी लेकर चल रहे थे, कल की क्लास को ही मैं आगे बढ़ा रहा हूं और उस क्लास के आगे जो है आपके विकास की कहानी में कब तक जो है आए थे। तो अभी तक जो प्रागैतिहासिक काल से चल रहे थे, कैसे अनुद मोंगल वगैरह जो है, या प्रज्ञा पारमिता जो है, या हीरक सूत्र को कल मैंने बताया था आपसे। आज उसी की विकास की कहानी आगे चल रही है और सभ्यता के विकास में कैसे लिपियों का योगदान रहा और इन्हीं जो है विकास में योगदान इन लिपियों ने कैसे जो है आपके चल अक्षर और शब्दों का प्रयोग किया, अक्षरों का प्रयोग किया, यही हम लोग देखते हैं। तो खासकर मिस्र की सभ्यता जो रहती थी वहां पर पवित्राक्षर होते थे जिसे हायरोग्लिफ कहते थे, जो है रहस्य लिपि भी कहते थे, पवित्राक्षर लिपि कहते थे। उसके बाद सिंधु सभ्यता जहां पर भाव चित्रात्मक होता था और इसी को पिक्टोग्राफी कहते थे जो है। और उसके बाद मेसोपोटामिया और खासकर जो है बेबीलोन और असीरिया जैसी जगहों पर जो है, सीरिया जैसी जगहों पर कीलाक्षर लिपि का प्रयोग होता है और इस कीलाक्षर लिपि को क्यूनिफॉर्म कहा जाता है जो है। ये यहाँ से विकास की कहानी है जो है। गुड मॉर्निंग नेहा जी, राम जगत त्रिदेव जी जो है, बादल बबिता जी जो है, सुषमा अरविंद मौर्य, सभी लोगों का, नामी सिंह, गुड मॉर्निंग, सभी लोगों का स्वागत है जितने भी लोग। ये आपको जानना है किन लिपियों को कहा जो है, इनके बारे में लिपियों के बृहद वर्णन के रूप में जब हम सभ्यताओं को पढ़ेंगे वहां पर पढ़ेंगे। यहां पर सिर्फ इतना देखेंगे कैसे इसके विकास की कहानी हुई। आगे चलते हैं, इतना समझ गए हो तो आगे चलते हैं और इस आगे देखते हैं इन अक्षरों के विकास की कहानी में, जो लिपियों की कहानी के बाद हम लोग देखते हैं कि इन्हीं में कैसे अक्षर का विकास होता है, कैसे जो है मुद्रण का विकास हुआ, ये भी देख लेते हैं। यहीं पर इसीलिए देख लेते हैं कि अक्षर मुद्रण में क्या क्या विकास हुआ, कैसे चल टाइप, मोबाइल टाइप, इन सभी का विकास हम लोग देखेंगे। लेकिन इसके पहले अक्षर मुद्रण जिसे टाइपोग्राफी कहते हैं, इसे कहते क्या है तो इसे जो है टोपोग्राफी कहते हैं। टोपोग्राफी के नाम से इसे जाना जाता है। टाइपोग्राफी कहते हैं या जो है टाइपोग्राफी कहते हैं, टोपोग्राफी कहते हैं। ये भी जानना जरूरी है क्योंकि जब तक आप इनके बारे में जानेंगे नहीं तब तक आपसे नहीं होता। अब जैसे मान लीजिए अक्षर हैं, कोई भी अक्षर जो होता है, जैसे आपके समय में, उन समय में भाव चित्रात्मक और पिक्टोग्राफी जो शब्दावलियां थी उनको इसीलिए अभी तक पढ़ा नहीं गया क्योंकि वो भाव चित्रण थे जो है। और जब भाव चित्रण रहेंगे तो आप किसी के भाव को कैसे जान सकते हैं कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, इसलिए वो आज तक अभी तक पढ़े नहीं जा सके।
लेकिन जो है अक्षर मुद्रण जो टाइपोग्राफी जो लिपि का विकास हुआ, इस लिपि ने कई ऐसे रूप में, जैसे जो है अक्षर यानी कि एक अक्षर और दूसरा अक्षर, यानी कि अक्षर और अक्षरों के बीच की दूरी, अक्षर प्लस अक्षरों के बीच की दूरी, यानी कि इस बीच की दूरी क्या कहलाती थी, बीच की दूरी, अक्षरों की बीच की दूरी क्या कहलाती है, इसको तो कार्विंग कहते हैं, कार्विंग इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्विंग कहते हैं। अक्षरों के बीच की दूरी जो है क्या कहलाती है, तो कर्विंग कहती है, कार्विंग कहलाती है। यह अक्षरों के बीच की, दो अक्षरों के बीच की, अक्षरों के बीच की दूरी कार्विंग कहलाती है। उसी तरह से इनके बाद जो है दो शब्दों के बीच की दूरी जो है, जैसे ये पहला था, दो अक्षर के बीच की दूरी, दो अक्षरों के बीच या अक्षरों के बीच की दूरी को कार्विंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, यहां से क्वेश्चन मिलता है। कार्निंग कहते हैं या कार्विंग कहते हैं, या कभी कभी कार्विंग भी मिलता है, कभी कभी कार्निंग भी मिलता है, कर्निंग भी मिल जाता है। तो इससे जो है कंफ्यूजन मत होइएगा लिखने की रूप में। कभी कभी देखिए क्या हर किताबों में अलग अलग दे देते हैं, कार्विंग कहते हैं, जो मेटल कास्टिंग में कर देते हैं उसको कर्विंग कहते हैं। उसी तरह से खुरच कर बनाई गई जो है इसको कर्निंग कह देते हैं या कार्विंग कह देते हैं जो है, ठीक। इससे कभी कंफ्यूजन मत होइएगा, यह ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न बताएगा आपको, ठीक। कर्निंग कहते हैं, कार्विंग कहते हैं या कर्निंग कहते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। दूसरा जो है आपका आता है कि दो शब्दों, एक अक्षर हो गया और शब्दों के बीच की दूरी क्या कहती है, शब्दों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, शब्दों की बीच की दूरी। अब तक तो अक्षरों के बीच की दूरी थी, दो अक्षरों के बीच की दूरी थी जो है, उसी तरह से शब्दों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, इसे ट्रैकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रैकिंग, इसे ट्रैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रैकिंग, ट्रैकिंग कहते हैं, इसे ट्रैकिंग कहते हैं। दो शब्दों के बीच की दूरी ट्रैकिंग कहते हैं। उसी तरह से जो है, तो दो शब्दों के बीच की दूरी हो गई, तो दो लाइनों के बीच की दूरी जो है, अगर लाइन आती है, तीसरा क्या आता है, पहला शब्द अक्षर आया, उसके बाद शब्द आया, फिर उसके बाद लाइन आई। लाइनों के बीच की दूरी जो है, लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, बीच की दूरी क्या कहलाती है, लाइनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है, आपको जो है बताना है कि लाइनों के बीच की दूरी, जब दो लाइनें चलती हैं तो उनके बीच की दूरी को लीडिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग कहते हैं, लीड करना। कार्विंग, ट्रैकिंग और लीडिंग, दो लाइनों के बीच की दूरी लीडिंग कहलाती है। उसी तरह से लाइनों के बीच के बाद वाक्य आते हैं। क्या आते हैं, लाइनों के बीच के बाद जो है वाक्य आते हैं, और उन वाक्यों के बीच की दूरी जो है, उन वाक्यों के बीच की दूरी जो है क्या कहलाती है, तो वाक्य जो होते हैं, इन वाक्यों के बीच में गैप होना चाहिए। वाक्यों के बीच की दूरी, वाक्यों के बीच की दूरी जो है लेजिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जो है खासकर जो है लेजिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीजिबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, लीजिबिलिटी कहते हैं। ये क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछ लेता है जो है। सुमन लता जी, बिल्कुल जो है ये शब्दावली जरूर याद रखिएगा दोस्तों, यहां से आपको इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको मिलता है, ये क्वेश्चन अब की बार भी मिलेगा। यह लीजिए जो है खासकर जो है एक शब्द मिलेगा, लीडिंग है और लीजिबिलिटी, ये आपसे हमेशा मिलेगा जो है, खासकर जो है कार्विंग। से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हमेशा एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा। ये अक्षर मुद्रण का विकास जो है खासकर जो है मध्यकाल तक आते आते इनका विकास हो गया था जो है। मध्यकाल और पुनर्जागरण
कि जो शुरू होता है, मध्यकाल जब खत्म होता है तो पुनर्जागरण जब शुरू होता है तो इनका विकास हमेशा जो है हो गया था जो है। और ये खासकर टाइपोग्राफी के रूप में जब आपके मुद्रण का विकास हुआ, इस मुद्रण के विकास में इनका बहुत योगदान था। इन्हीं के मुद्रण के विकास में इनका योगदान रहा और खासकर जो है इनके बाद इन्हीं किताबों का छपना शुरू हो जाता है और इनके विकास की कहानी भी देखते हैं। ये हमेशा आपको मालूम है कि जब भी किसी क्वेश्चन पर बनाते हैं तो खासकर उस चीज़ों पर ध्यान रखते हैं जो है। मैंने आपसे बताया था कि कीलाक्षर लिपि जो बनती थी जो है, जो कीलाक्षर लिपि बनी थी जो है, कीलाक्षर लिपि जो है, कीलाक्षर लिपि बनी जो है तो उसमें कील आकार थे। कैसे जो है वो आकार कैसे थे? कील आकार के थे। कील आकार की यह लिपियां बनती थी जो है। ये कीलाक्षर, इसी को कीलाक्षर कहते थे जो है। ये कील आकार में बनती थी जो है। किस आकार में बनती थी? तो कील आकार में बनती थी। खासकर इन्हीं आकारों पर जो मिस्र में जो पुस्तकों की छपाई की गई जो है, हुनेफर पुस्तक की छपाई, जिसे पीपरस भी कहते हैं, पीपरस भी कहते हैं। ये पीपरस के, जिसे बुक ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है, बुक ऑफ डेड के रूप में भी जाना जाता है। बुक ऑफ डेड यानी कि मृतकों की पुस्तक के नाम से भी जाना जाता है। मृतकों की पुस्तक कहां पर? हुनेफर, यानी कि कहां पर थे? मिस्र जो है, मिस्र की बातें की जा रही। हुनेफर, इसे पीपरस भी कहते थे जो है, और ये पीपरस भी कहते थे, इसे बुक ऑफ डेड भी कहा जाता था, क्योंकि वहां के राजाओं का बड़ा सम्मान था और वो अपने राजाओं को जो है, राजाओं की बहुत आदर किया करते थे जो है, उन्हें अपने रूप में मानते थे जो है, और उसी रूप में इसलिए कहा जाता था जो है। तो ये पुस्तकें जो होती थी वह धर्मनिरपेक्ष पुस्तकें होती थी। कैसी पुस्तकें रहती थी जो है? तो खासकर वो धर्मनिरपेक्ष पुस्तकें रहती थी जो है, धर्मनिरपेक्ष। ये पुस्तकें कैसी थी जो है? ये बुक ऑफ डेड जो है या हुनेफर जैसी पुस्तकें, ये धर्मनिरपेक्ष होती थी, धर्मनिरपेक्ष पुस्तकें होती थी, धर्मनिरपेक्ष पुस्तकें होती थी, धर्मनिरपेक्ष पुस्तक थी जो है, पुस्तक थी। जबकि जब यूनान में होता था, यूनान में जो मुद्रण का विकास हुआ तो यह बर्तनों पर हुआ। किस पर जो है? बर्तनों पर, यानी कि जो है मृद भांडों पर, मृद भांडों पर जो है। और कोई जरूरी नहीं था कि यह मृद भांड ही हो, यह बर्तन जो है सोने और चांदियों से बने होते थे, सोने और चांदी से भी बर्तन बनाए जाते थे। इसका उदाहरण भी मिलता है जो है, खासकर बर्तनों पर चित्रण मिलते थे और उस पर जो है जो बनाई जाती थी विधा वह उनका था। इसका उदाहरण था मॉडर्न हाल से प्राप्त चांदी की थाली। किस हाल से? चांदी की थाली एक प्राप्त हुई थी, चांदी की थाली प्राप्त होती है, चांदी की थाली प्राप्त होती है। कहां से? जो है मॉडल्स हाल से प्राप्त होती है। मॉडल्स हाल एक स्थान है वहां पर राजाओं का वह आवास था, जहां पर मॉडर्न हाल से चांदी की थाली प्राप्त होती है। हालांकि यह 350 साल वर्षों पुरानी थी। कैसे? जो है 300 साल ईसा पूर्व की ये थी जो है, ईसा पूर्व की थी। लेकिन 1942 में इसकी खोज हुई थी, 1942 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी जो है। मॉडल्स हाल से जो चांदी की थाली प्राप्त हुई थी उस पर भी जो है यूनानी कला में उस पर मुद्रण मिलते थे जो है, वहां पर भी जो है मुद्रण मिलते थे। जब अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि ब्लॉक पर चलते थे, लेकिन ब्लॉक के बाद जो है उसके पैरेलल जो है यूनान वगैरह में सभ्यताओं में जो है इनको भी मिलता था जो है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए चीन में जब कागज के आविष्कार के होने के बाद जब कागज का प्रयोग किया जाने लगा तो 707 ईस्वी में कागज की मुद्राओं का विकास हुआ। किसका? जो है 707 ईस्वी में आजकर कागज का भी विकास होता है। खासकर तसैलुन को आप जानते हैं, मैंने कल आपसे बताया था कि तसैलुन जो चीन में 105 ईस्वी में उसका विकास किया था। लेकिन इस काल के बाद भी जो है खासकर चल धातु मुद्रण, मूवेबल मेटल टाइप का जो प्रयोग किया जाता है
उसका आविष्कार जो किया गया था वह जॉन गुटेनबर्ग हो जाता है। आगे देखते हैं कि यूनान के बाद जर्मनी का प्रयोग आता है। जर्मनी यह पुनर्जागरण के बाद, मध्यकाल के बाद जर्मनी में जब आता है तो खासकर चल टाइप अक्षर मुद्रण आता है। अक्षर मुद्रण का विकास हुआ, अक्षर मुद्रण का विकास होता है, चल टाइप अक्षर मुद्रण। इसी को मूवेल टाइप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जो है मूवेल टाइप अक्षर मुद्रण, ग्राफिक मूवेल टाइप अक्षर मुद्रण जो है, ये इसका प्रयोग किया जाता है जर्मनी। और किया था, किसने किया था? तो जर्मनी के विद्वान थे जिनका नाम जॉन गुटेनबर्ग था। क्या नाम था? जॉन गुटेनबर्ग। कहां के थे? तो खासकर जर्मनी के थे। 1450 ईस्वी की ये कहानी है। वैसे भी मध्यकाल जो है आप देखते हैं तो मध्यकाल इन सभी चीजों से बहुत सुना था। कैसा था मध्यकाल? इन सभी चीजों से एकदम बिल्कुल अनभिज्ञ था वहां। लेकिन फिर भी मध्यकाल में जो है, मध्यकाल में आपका विकास होता था। जो है मध्यकाल में जो विकास हुआ, वह मध्यकाल का जो विकास था वह वास्तुकला में था। कैसे? जो है वास्तुकला में विकास हुआ था। और वास्तुकला के विकास में खासकर जो है भित्ति चित्रण पर ज्यादातर प्रयोग किया गया, भित्ति चित्रण में। और जो भित्ति चित्रण पर जब विकास किया गया तो वो समाधियों पर जो थे, और समाधियों पर भी थे, और उनका जो है था यहाँ पर जो है खासकर रिलीफ मुद्रण में बनाया गया था। कैसे? जो है रिलीफ मुद्रण का प्रयोग किया गया था। जो है रिलीफ में भी जो है उभारदार सतह का ज्यादातर प्रयोग किया गया, खासकर उभारदार सतह का प्रयोग किया गया। तो ये मध्यकाल में था। लेकिन पुनर्जागरण के काल जब आते आते यहां पर जब देखेंगे तो गुटेनबर्ग जैसे ने अक्षर मुद्रण का प्रयोग किया, और यही जो है विकास की कहानी में पुनर्जागरण काल में आते आते यहीं पर जो है इसका विकास होने लगा। जो है यह वैश्विक स्तर पर प्रथम था। कैसा था? वैश्विक स्तर पर यह प्रथम था, यानी कि प्रथम मुद्रण का विकास था वैश्विक स्तर पर। लेकिन यहीं पर जो है खासकर काष्ठ मुद्रण का विकास होता रहा, काष्ठ मुद्रण का विकास होता रहा। और काष्ठ मुद्रण का विकास करने वाले आपके जर्मन कलाकार ड्यूरर थे। क्या नाम था? जो है ड्यूरर, वही ड्यूरर थे जो है आपका। और यही जो है खासकर अल्बर्ट ड्यूरर जो है, अल्बर्ट ड्यूरर को की कहानी आपको बताते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर जो थे, यह खास करके जो है अल्बर्ट ड्यूरर, यह कहाँ के थे? तो यह भी जर्मनी के थे। जो है यह भी जर्मनी के थे जो है। और इनके में कहानी में यह था कि इनकी जो डेट ऑफ बर्थ थी 1471 में जन्म हुआ था, और 1528 ईस्वी जर्मनी में जो है, जर्मनी में इनका कहाँ के थे? जर्मनी के थे। काष्ठ मुद्रण में इनके पारंगत थे। किसका? जो है वुडकट में, यह उडकट मुद्रण में यह पारंगत थे, यानी कि यह सिद्धहस्त थे। किसमें? जो है वुडकट, काष्ठ मुद्रण में हस्त थे। जो है काष्ठ मुद्रण में यह सिद्धहस्त थे। कौन? अल्बर्ट ड्यूरर काष्ठ मुद्रण में यह थे। इनका जन्म 1471 से 1528 ईस्वी में किया गया था। जो है खासकर इनके जो है द लाइफ ऑफ द वर्जिन है, इनकी बहुत सी रचनाएं हैं। अल्बर्ट ड्यूरर की बहुत सी रचनाएं हैं, जिसमें जो है खासकर देखते हैं तो द लाइफ ऑफ डेथ है, और द ग्रेट ट्रिम्फेट कार,
द ग्रेट टेम्पेट कार। यह जो है यह इनकी प्रसिद्ध रचना है और यह किस में है, तो यह भी कास्ट में है, सभी कास्ट में है इनकी। यह द ग्रेट ट्रिम्फेट कार जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में है जो है। और खासकर इसके बाद जो है इनकी रचनाओं में एपोकालिप्स 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 दूसरी जो रचना है इनकी रचनी है एपोकालिप्स। एपोकालिप्स 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 भी इनकी रचना, यह भी कास्ट में है। यह भी किस मुद्रण में है, किस माध्यम में, कास्ट में जो है। खासकर जो है एपोकालिप्स के बाद द डेथ ऑफ द लाइफ ऑफ द वर्जिन, दूसरी तीसरी रचनाओं में इनके द लाइफ ऑफ वर्जिन द लाइफ ऑफ वर्जिन इनकी रचनाओं में। द ग्रेट टेम्पेट कार, एपोकालिप्स जो है, एपोकालिप्स और द लाइफ ऑफ द वर्जिन, ये सभी काष्ठ मुद्रण में है। काष्ठ मुद्रण में है, किस मुद्रण में है, काष्ठ मुद्रण में है। आपको ना है कि ये आपके इंपॉर्टेंट में है, ये आपके इंपॉर्टेंट में है। ये जो द ग्रेट टेम्पेट कार ये सभी काष्ठ मुद्रण में है, एपोकालिप्स भी है और द लाइफ ऑफ द वर्जिन भी है जो है। ये तीन रचनाएं आपको याद भी करनी है। आप चाहे जो भी एग्जाम दे रहे हो उन सभी में आपको इसका प्रयोग जरूरी करना हो जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको प्रयोग जानेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आप इससे गलत कर ले। हालांकि ये घुघराले बालों को भी बहुत अच्छा बनाते थे जो है, इनकी और भी रचनाएं हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो है काष्ठ मुद्रण को जो है चित्रण के रूप में प्रयोग करने वाले ये पहले थे जो है, और बहुत ही नायाब रूप से ये चित्रण को प्रयोग करते थे जो है। खासकर जो है इनके बाद दूसरा जो जर्मनी का सबसे हुआ वह जो है हांस होलिम नाम हुआ था। क्या था जो है, जर्मनी का दूसरा जो हुआ था उसका जो है हांस होबिन नाम था जो है, नाम उसका था हांस होबिन। दूसरा कलाकार था जो कि हांस होबिन दूसरा कलाकार था जो क्या नाम था, जर्मनी का दूसरा कलाकार जो काष्ठ मुद्रण में करता था, जो काष्ठ में करता था। यानी कि पहले कौन थे जो है, तो प्रथम तो ड्यूरर थे, अल्बर्ट ड्यूरर जो है, अल्बर्ट ड्यूरर यह प्रथम थे। कैसे जो है, प्रथम। लेकिन इन प्रथम के बाद एक दूसरा भी था जो कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध, इनकी ही के बराबर प्रसिद्ध हुआ, हांस होबिन उसका नाम था। क्या था, हांस होबिन उसका नाम था। हांस होबिन यह दूसरा कलाकार था, हांस होबिन, जो कि अल्बर्ट ड्यूरर के समान ही योग्यता धारण करता था जो है। इसका एक ही चित्र प्रसिद्ध था जो द डांस ऑफ डेथ, उसका प्रसिद्ध चित्रण क्या था, द डांस ऑफ डेथ। इसका प्रसिद्ध काष्ठ मुद्रण था द डांस ऑफ डेथ, द डांस ऑफ डेथ, अर्थात मृत्यु का नाच, यह इसकी रचना थी जो है। और यह भी किस में थी जो है, तो यह भी काष्ठ में थी जो है, काष्ठ मुद्रण में थी जो है, काष्ठ मुद्रण में यह भी थी जो है, हांस होबिन की रचना थी। दूसरा, कभी कभी यह पूछा जाता था कि जर्मनी का वह दूसरा कलाकार कौन था जो कि मुद्रण के काष्ठ मुद्रण में अल्बर्ट ड्यूरर के बराबर था। खासकर ये रचनाएं जो की गई थी वह 1528 ईस्वी में यह रचना की गई थी, यह इसने बनाया था। यानी कि इनका अल्बर्ट ड्यूरर के बाद दूसरा ऐसा आकार था हांस होबिन जो यह चित्रण करता था। इसका प्रमुख जो है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि यह आपका इंपॉर्टेंट है। अब की बार क्वेश्चन अल्बर्ट ड्यूरर से नहीं पूछकर हांस होबिन से पूछा जाएगा। यह क्वेश्चन आपको पहले ही मैं लीक कर दे रहा हूं।
यह क्वेश्चन जरूर रहेगा अब की बार जो है। इसके पहले जो था उसमें तो ठीक है, लेकिन इसमें अब की बार जो है इसका प्रयोग जरूर किया जाएगा। खासकर भारत में जो है इस प्रयोग करने के लिए भारत में सर्वप्रथम कब प्रयोग हुआ, तो भारत की बात देख लेते हैं कि इसी समय भारत में भी जो है प्रयोग किया जाता है। जो है ऑलियोग्राफ जो किया गया था, जो प्रयोग किया गया था, ग्राफी का प्रयोग किया गया था ऑलियोग्राफी का, वह जो है भारत में जो है प्रेस की अपना जो प्रेस किया गया था, वह सबसे पहले प्रेस लगाया गया था, वह खासकर जो है पुर्तगालियों ने लगाया था। पुर्तगालियों ने लगाया था, और पुर्तगालियों ने जो है जो प्रेस लगाया था वह कहां पर, गोवा में लगाया था। और गोवा में जो लगाया गया था वह 1556 ईस्वी में लगाया गया था। 1556 ईस्वी में लगाया गया था। यह भारत में प्रेस की स्थापना में जो है भाग जो है लगाया गया था। और पुर्तगालियों द्वारा जो 1556 में लगाया गया था वह बार्थोलोमो ने किया था। क्या नाम था, बार्थोलोम्यो ने किया था। यह क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा, और खासकर यह पूछा जाता जो है बार्थोलोमो डियाज ने किया था जो है। और यही चीजें जो है आपको, ये सभी चीजें एक एक से आपसे पूछ ली जाती है जो है, बिल्कुल जो है। तो यहां से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है जो है। खासकर जो है पैशन ऑफ क्राइस्ट जो है, एक और रचना आती है जो है जिसे पैशन ऑफ क्राइस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं कि पैशन ऑफ क्राइस्ट, पैशन ऑफ क्राइस्ट, ये रचना भी जो है खासकर प्रयोग की जाती है। 1446 में इसका प्रयोग किया गया था, छापा गया था। पैशन ऑफ क्राइस्ट जो है यह किया गया था, और यह रेचो ग्रेवर द्वारा छापा गया था। किसके द्वारा जो है, रेचो ग्रेवर द्वारा यह रचना की गई थी जो है। 1446 में यह की गई थी 1446 ईस्वी में यह रचना की गई थी। द पैशन ऑफ क्राइस्ट का प्रयोग किया गया था। यह प्रारंभिक धातु उत्कीर्णन के लिए थी। किस माध्यम में था, सबसे पहले धातु मुद्रण में इसका प्रयोग किया गया था। धातु मुद्रण का प्रयोग किया गया था। धातु मुद्रण में प्रयुक्त था, में प्रयुक्त छापा था, छापा कला था। कौन सा जो है, सबसे पहले धातु मुद्रा। अब तक तो कास्ट में चल रहे थे, अब पैशन ऑफ क्राइस्ट रेचो ग्रेवर द्वारा किया गया था, और रेचो ग्रेवर द्वारा 1446 में किया गया था। धातु मुद्रण में प्रयुक्त छापा कला, पहली छापा कला यही थी जो है द पैशन ऑफ जो है। खासकर इसे जो है मार्टिन रेचो ग्रेवर ने किया गया था। पूरा नाम इनका था मार्टिन रेचो ग्रेवर। यह जो है मार्टिन रेचो ग्रेवर जो है 1446 में पैशन ऑफ क्राइस्ट धातु मुद्रण में प्रयुक्त छापा कला, पहली छापा का प्रयोग धातु मुद्रण में करने वाले यही थे जो है। इसमें खास करके जो है इन्होंने जो किया था वह था। इसी के बाद जो है कागज पर करने वाली, कागज में धातु मुद्रण के बाद जब कागज का प्रयोग होता है तो अनजान व्यक्तियों ने किया था। जो किसे जो है, अनजान व्यक्तियों ने जो है इसे किया था। कागज के यानी कि ताश के पत्तों का प्रयोग किया गया था। ताश के पत्तों का प्रयोग किया, यानी ताश की गड्डी का प्रयोग किया गया, और प्लेइंग कार्ड का, जो प्लेइंग कार्ड होते हैं उनका प्रयोग बनाया गया था। नाम इसका नहीं मिलता है जो है। यह खासकर अज्ञात कलाकारों द्वारा ताश के पत्तों की रचना की गई थी जो है। अल्बर्ट ड्यूरर वैसे भी जो है जो मुद्रण बनाते थे, अल्बर्ट ड्यूरर जो है जो जर्मनी में मुद्रण बनाते थे, खासकर ताश के पत्तों के बाद जो कागजों का प्रयोग करते थे, उसमें जो है अल्बर्ट ड्यूरर कास्ट मुद्रण के बाद ये कागज पर जब बनाते थे तो इन्होंने जो है पोर्ट्रेट का ज्यादातर प्रयोग किया था। किसका जो है, पोर्ट्रेट का प्रयोग इन्होंने किया था। पोर्ट्रेट का प्रयोग किया जो है, पोर्ट्रेट ज्यादातर बनाए, और वो भी सभी जिसे हम कहते हैं सभी या
पोर्ट्रेट का जो है ज़्यादातर विश्लेषण करने, यानी कि पोर्ट्रेट का विश्लेषण करने वाले यह पहले कलाकार थे। पोर्ट्रेट का विश्लेषण करने वाले का विश्लेषण करने वाले प्रथम कलाकारों में इन्हें जाना जाता था। प्रथम थे जो है कौन, जो है ड्यूरर। ये जो है लीजिए, तो विश्लेषण करने वाले, ऐसा नहीं जो है कि पोर्ट्रेट पहले बनाने वाले कौन थे, जो है ऐसा नहीं, पोर्ट्रेट का विश्लेषण करने वाले जो है बनाते जो है। इसी के बाद जो है लुई 14वां, जब आप जो है लुई 14वें के बारे में जानेंगे, लुई 14वां जो है आता है, यह फ्रांस की बातें हैं, फ्रांस की। फ्रांस में जो है खासकर लुई 14वें की बातें आती हैं। लुई 14वें के समय में जो है इसका प्रयोग किया जाता है। लुई 14वां जो है खासकर 1543 में यह गद्दी पर बैठता है और 1515 में जो है इसकी मृत्यु है। 1543 ईस्वी में यह गद्दी पर बैठता है लुईज, और जो है यह गद्दी पर 1600 जो है 1643 और खासकर 1715 तक यह गद्दी पर रहता है। और इसने जो है पोर्ट्रेट बहुत से जो है इसके समय में इस चरम बिंदु आ गया था। किसका जो है मुख्य चित्र उत्कीर्ण कला का, यानी कि सभी का इस लुई 14वें के समय में जो है मुख्य चित्रण जिसे कहते हैं, मुख्य चित्रण यानी जो है हम जिसे पोर्ट्रेट कहते हैं या इसी को सबीह भी कह सकते हैं। पोर्ट्रेट या सबीह का चरम बिंदु आया था, चरम काल था जिसे कहते हैं स्वर्ण काल कहते हैं, स्वर्ण काल। यह इसके समय में था, लुई 14वें के समय में पोर्ट्रेट यानी सबीह का बनाने का चरम काल था। 1643 में यह गद्दी पर बैठा था, 32 में जन्म हुआ था और 32 में जन्म हुआ था और 32 या 34 में जन्म हुआ था और यह 8 साल कुछ महीने की बाद जो है यह गद्दी पर बैठ गया था। और यह जब से गद्दी पर बैठा लुई 14 में 1715 ईस्वी तक था और खासकर इसके समय में लुई 14वें समय में स्वर्ण काल था। मुख्य चित्रण पोर्ट्रेट का स्वर्ण चित्रण था और वह जो है पोर्ट्रेट जो बनाए जाते थे वह खासकर जो है इसके समय में जो बनाए जाते थे वह मुद्रण के रूप में बनाए जाते थे। किस तरह से बनाए जाते थे? मुद्रण के रूप में बनाए जाते थे, छापा कला के रूप में बनाए जाते थे जो है। और यही कहानी जो है इसकी रूप में आती है जो है। भारत में जो पुस्तकों के अध्ययन की अगर बातें करें तो मध्यकाल में जो शुरू होती है, पुस्तकों के अध्ययन की कहानी जो मध्यकाल में शुरू होती है और खास में जो है सबसे पहली पुस्तक जो थी, सबसे प्रथम भारत में, यानी कि भारत में पुस्तकों के रूप में मुद्रण, पुस्तकों के रूप में जो मुद्रण होता था, रूप में जो मुद्रण होता था, इन मुद्रण में खास करके जो है अनूद मोंगल ये पुस्तक अब की बार आएगी। इसके पहले अभी तक जो है ये पुस्तक पूछा रह गया था और खासकर जो है अनूद मोंगल जो है प्रभाषा में जो है मुद्रण, प्रभाषा के रूप में प्रभाषा प्रभाषा दूसरी भाषा के पुस्तक अनूद मोंगल का मुद्रण हुआ था, मुद्रण या इसी को कहते हैं इसका चित्रण हुआ था। अनूद मोंगल का चित्रण किया गया। अनूद मोंगल जो है खासकर यह किशोर भट्टाचार्य की पुस्तक है, किशोर भट्टाचार्य की यह पुस्तक है। किशोर भट्टाचार्य की जो पुस्तक है यह अनूद मोंगल, यह बंगला भाषा में की, किसमें जो है बंगला भाषा में थी, जो है बंगला भाषा में थे। अनूद मोंगल जो है यह खासकर जो है बंगला भाषा में किया गया था और इसका चित्रणकार, इसका रचना जो है किशोर भट्टाचार्य ने किया था, लेकिन इसका चित्रण का कार्य जो है किया था, इस पर जो चित्रण किया गया था वह
खासकर रामचंद्र राय द्वारा इसका मुद्रण किया गया था। किसने किया था चित्रण? तो इसका जो चित्रण किया था वह रामचंद्र राय द्वारा इसका चित्रण किया गया था। इसका चित्रण किया गया था और इसी को जो है हिंदी भाषा में अनुद मोंगल को हिंदी भाषा में इसे आनंद मंगल के नाम से जाना जाता है। आनंद मंगल के नाम से जाना जाता है। आनंद मंगल के नाम से इसे जाना जाता है। किसे जो है? अनुद मोंगल को आनंद मंगल के नाम से जाना जाता है। आज भी इसे अनुद मोंगल को आनंद मंगल के नाम से ही जाना जाता है। ये जो है अनुद मोंगल को आनंद मंगल के। एक चीज कहानी आपको मैंने जो बताई जो है, पूरी ये कहानी जो है आज तक जो है, इसके बाद जो है बहुत सी पुस्तकों का रचना है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो है 1816 में जो है यह रचना की गई थी। कब जो है अनुद मोंगल की जो है ये रचना जो चित्रण किया गया था, यह 1816 ईस्वी में किया गया था। 1816 ईस्वी में। लेकिन एक चीज ये ध्यान रखिएगा कि ये तो बहुत बाद की रचना थी, प्रभाषा के रूप में थी जो है। लेकिन जब आप अनुद मोंगल की रचना देखेंगे तो यह खासकर जो है बंगला भाषा प्रभाषा पुस्तक थी जो है, यानी कि बंगला भाषा में किया गया था और किशोर भट्टाचार्य ने इसे किया था, इसकी रचना की थी। लेकिन इसकी चित्रण करने का काम जो है रामचंद्र राय ने 1816 में किया था और हिंदी भाषा में यह चित्रण जब हुई तो इसका नाम क्या था? आनंद मंगल था। क्या था? आनंद मंगल के नाम से था। यह भारतीय पुस्तकों में पहली ऐसी पुस्तक थी जिसे जो है मुद्रण के रूप में चित्रण किया गया था। मुद्रण के रूप में। उस तरह से तो पाली भाषा में प्रज्ञा पारमिता जैसे चित्रण जो है बहुत सी चित्रण की गई थी जो है। चित्रण करना और मुद्रण करना, मुद्रण चित्रण में इन दोनों में अंतर है। समझ में आया? अब इसी रूप में अगर पूछा जाता है कि भारत में पहली मुद्रण पुस्तक भाषा के रूप में कौन थी, तो आपको यही करना है। आपको दूसरी पुस्तक जो मैंने आपसे बताया था, हीरक सूत्र जो थी, जो है 1868 ईस्वी में जो पुस्तक किया गया था, डायमंड सूत्र के नाम से जिन्हें जाना जाता है। डायमंड सूत्र जो है, हीरक सूत्र जो थी, हीरक सूत्र जो इसे डायमंड सूत्र के नाम से जाना जाता है, 868 ईस्वी में जिसका किया गया था। यह डायमंड सूत्र यह चीन में बनी थी, इसलिए भारत की जो है यह नहीं मानी जाती जो है। हालांकि प्रज्ञा पारमिता जो है, बृहत छेदिका प्रज्ञा पारमिता जो है, यह बौद्ध धर्म की पुस्तक थी। लेकिन जो है चूंकि चीन में मुद्रित की गई थी जो है, इसलिए इसे भारतीय करें। भारत में अगर आता है कि कौन सी पुस्तक मुद्रण के रूप में चित्रण की गई है, तो आपको हमेशा यही लगाना होगा जो है अनुद मोंगल। क्या लगाना होगा? अनुद मोंगल। ये ध्यान रखिएगा जो है, यही जो है आपके विकास की कहानी है और जो मैंने आपको अपनी जुबानी सुनाया है, मुद्रण के विकास की कहानी सुनाया। अब हम इस विकास की कहानी के बाद इसके प्रकारों पर देखेंगे। किसने, यानी कि मुद्रण की तकनीक जिसे कहते हैं, कितनी तकनीक हैं, इन तकनीकों के बारे में अब हम लोग देखेंगे। खासकर मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी तकनीकों का प्रयोग करना है, ये होती हैं या कौन कौन सी हैं, इनके एक एक के विवरण के बारे में लेकर चलेंगे। जैसे पहली कौन सी तकनीक है? प्रथम के रूप में हम देखेंगे लिथोग्राफी जो है, लिथोग्राफी को देखेंगे। इसी को प्लेनोग्राफी कहते हैं, इसके बहुत नाम है। इसी को सरफेस मुद्रण कहते हैं, आस्म मुद्रण कहते हैं, शिला मुद्रण कहते हैं जो है, और बैमनस के सिद्धांत पर आधारित मुद्रण कहते हैं, एकाश मुद्रण कहते हैं, प्लेनोग्राफी कहते हैं, सरफेस मुद्रण कहते हैं। बहुत सा नाम इसका है, समतल मुद्रण भी कहते हैं, बहुत से नाम इसके हैं। कोई भी नाम रहे उससे मतलब नहीं, लेकिन बस आपको कंफ्यूजन नहीं करना है कि एग्जाम में कि अरे सर तो बताए थे लिथोग्राफी और यहाँ तो दिया है प्लेनोग्राफी, समतल सतह दिया है। ये सभी कंफ्यूजन आपको ना हो, इसलिए जो है आप ध्यान रखिएगा।
पहला क्या है, लिथोग्राफी। दूसरा जो हम लोग मुद्रण जिसे पढ़ेंगे अब उसके बाद जो है अगली क्लास जो होगी वो लिथोग्राफी होगी। दूसरा जो है आपका उभारदार सतह पढ़ेंगे। क्या जो है, उभारदार सतह मुद्रण पढ़ेंगे, उभारदार सतह। तीसरी जो विधा हम लोग पढ़ेंगे, तीसरी विधा वह आपकी जो है अंतः सतह मुद्रण पढ़ेंगे, अंतः सतह मुद्रण पढ़ेंगे जो है। चौथी विधा जो पढ़ेंगे अंतः सतह के बाद चौथी विधा पढ़ेंगे वह सेरीग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, सेरीग्राफी पढ़ेंगे जो है, सेरीग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है पांचवी विधा जो है जो हम लोग पढ़ेंगे वह आपका आलियोग्राफी पढ़ेंगे, ऑफसेट मुद्रण कह सकते हैं या आलियोग्राफी पढ़ेंगे, आलियोग्राफी पढ़ेंगे जो है पांचवी। और छठी के रूप में हम लोग थर्मोग्राफी पढ़ेंगे, थर्मोग्राफी पढ़ेंगे, थर्मोग्राफी पढ़ेंगे। और सातवीं के रूप में हम लोग जो है फ्लैक्सोग्राफी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फ्लैक्सोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। और आठवीं जो है हम लोग जो है होलोग्राफी पढ़ेंगे, होलोग्राफी पढ़ेंगे। उसके बाद जो है नवीं विधा है जो कम आज की विधा है DTP लेजर मुद्रण, ये पढ़ेंगे। डेस्कटॉप पब्लिशिंग लेजर मुद्रण जो आज के जमाने में यह ज्यादातर चल रही है। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था जो है एक एक कर्म के देख लेते हैं। तो लिथोग्राफी पढ़ेंगे, अगली क्लास आपकी लिथोग्राफी की होगी। उसके बाद उभारदार सतह होगी, फिर अंतः सतह होगी, फिर सेरीग्राफी होगी, फिर आलियोग्राफी होगी, थर्मोग्राफी, फ्लेक्सोग्राफी, होलोग्राफी और DTP लेजर मुद्रण। यह जो है अगली क्लास में लिथोग्राफी हम लोग पढ़ेंगे। अब जो मैंने हम लोग पढ़ाया आपको वह एक बार रिमाइंड कर लेते हैं क्या क्या जो है। खासकर जो पहली क्लास में हम लोगों ने जो पहला देखा जो है यहाँ से शुरू करते हैं। छापा कला के विकास की कहानी मैंने आपसे कहा था, तो इसमें खासकर सभ्यता के विकास में योगदान के रूप में देखेंगे। इसे टापोग्राफी कहते हैं। खासकर टापोग्राफी में लिपि का प्रयोग किया जाता है और यह मुद्रण के विकास का अगला चरण था जो है। और इसे जो है तीन रूपों में देख सकते हैं। जिन सभ्यताओं का विकास हुआ उनमें मिस्र में पवित्राक्षर लिपि कहते हैं, जिसे को हाइग्रोग्लिफ कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइग्रोग्लिफ कहा जाता है। इसे रहस्य लिपि कहते हैं, पवित्राक्षर लिपि भी कहा जाता है। टाइपोग्राफी के रूप में दूसरी जो सभ्यताओं में भाव चित्रात्मक थी, पिक्टोग्राफी है, इसे कहा जाता है भाव चित्रात्मक। इसीलिए भाव था तो भाव को समझना मुश्किल था, इसलिए आज तक यह पढ़ी नहीं जा सकी। मेसोपोटामिया या फिर बेबीलोनिया, इन सभी चीजों में किलाक्षर लिपि का प्रयोग किया जाता था, जिसे क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता था, क्यूनिफॉर्म के नाम से जाना जाता था। दूसरी जो है इसी अक्षर मुद्रण और टाइपोग्राफी के जो हम लोग देखते थे उसमें खासकर जो है दो अक्षरों के बीच की दूरी को कार्निंग कहते हैं, और शब्दों के बीच की दूरी को ट्रैकिंग कहते हैं, और लाइनों के बीच की दूरी को लीडिंग कहते हैं, और वाक्यों के बीच की दूरी को लीजिबिलिटी कहते हैं। इनको हम लोगों ने देखा। यहां से क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और यह गारंटी दे रहे हैं आपको कि आपसे 2 क्वेश्चन इसी क्लास से रहेगा, यह लिख कर ले लीजिए। और जो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन रहेगा। किलाक्षर लिपि के बाद जो है हम लोगों ने हुनेफर पीपरस जिसे कहते हैं बुक ऑफ डेड, मृतकों की पुस्तक थी। यह धर्मनिरपेक्ष पुस्तकों के रूप में जानी जाती थी। यूनान में बर्तनों और मृत भांडों पर प्रयोग किया जाता था, जिसे माइल्स हॉल से चांदी की थाली उसका उदाहरण था जो है प्राप्त होती है। इसके बाद जो है देखते हैं कि जब आपका मध्यकाल के बाद पुनर्जागरण काल आता है तो भी चल टाइप मुद्रण का विकास होता है, मूवेल टाइप अक्षर मुद्रण का विकास होता है। जॉन गुटनबर्ग जर्मनी के थे जो है, और इन्होंने किया था। और जॉन गुटनबर्ग 1471 से 1528 ईस्वी में इनका बर्थडे था, और खासकर 14 से 50 ईस्वी में इन्होंने चल मुद्रण का विकास किया था। ग्रेट ट्रिपल कार कास्ट मुद्रण, एपोकालिप्स और द लाइन ऑफ वर्जिन की रचनाओं में था। मध्यकाल में वास्तुकला, भित्त चित्रण और रिलीफ पर था जो है, और इसी के रूप में था। यह जर्मनी का दूसरा कलाकार था जिसका नाम हांस होबिन था, और यह जो है
खासकर जो है द डांस ऑफ डेथ, मृत्यु की नाच नामक काष्ठ मुद्रण बनाया था। और यह क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, यह भी पूछा जा सकता है। भारत में ऑलियोग्राफ देखते हैं तो यह पुर्तगालियों के द्वारा बार्थोलोमेव ने किया था और 1556 में किया गया था। भारत में प्रेस की स्थापना इसने किया था जो है। इसी के रूप में पैशन ऑफ क्राइस्ट मार्टिन रेचोग्रेवर ने किया था, सबसे पहले धातु मुद्रण में छापा कला का किया था। कागज का ताश के पत्तों का प्रयोग किया गया था जो है मध्यकाल में जर्मनी में। और अल्बर्ट ड्यूरर ने पोर्ट्रेट को जो है सबसे पहले विश्लेषण करने वाले कलाकारों में थे। फ्रांस के लुई 14वें जो है के समय में इसका स्वर्ण काल था जो है, यानी पोर्ट्रेट का स्वर्ण निर्माण का काल था जो है। रेणु शुक्ला जी गुड मॉर्निंग, सभी का था जो है। भारत में पुस्तकों के रूप में मुद्रण जो है प्रभाषा पुस्तक थी जो है। अनूद मोंगल जो है यह भारत में की गई प्रथम पुस्तक थी जो है, मुद्रण हुआ था। अनूद मोंगल बांग्ला भाषा में थी, जिसके रचनाकार किशोर भट्टाचार्य थे। और खासकर जो है इसकी जो मुद्रण किया गया था वह रामचंद्र राय ने चित्रण किया था और आनंद मंगल के नाम से इसे हिंदी में जाना जाता है। और 1816 में इसकी रचना हुई थी। जबकि विदेशों में जो है चीन में हीरक सूत्र, जिसे डायमंड सूत्र के नाम से कहते हैं, यह क्वेश्चन यूजीसी नेट में आया था जो है। यह क्वेश्चन जो है आपका नेट में पूछा गया है जो है, यह नेट में अब पूछा गया था, आपके नोट से है तो इसलिए ध्यान रखिएगा, यह था जो है। और अब हम लोग जो पढ़ेंगे मुद्रण की तकनीकों में लिथोग्राफी, आपकी अगली क्लास होगी, आपकी अगली क्लास लिथोग्राफी के रूप में होगी जो है। तो कल आपका टॉपिक रहेगा लिथोग्राफी, आप बेहतर समझ कर आइएगा और उसके बाद तब जो है मजा आएगा जो है पढ़ने में। इसी के लिए जो है के बाद आपका थैंक्स फॉर वाचिंग। जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सभी लोग जो है अपनी क्लास को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और उसके बाद जो है हम लोग कल मिलते हैं सुबह 7 बजे, आपकी दूसरी क्लास लिथोग्राफ के रूप में रहेगी। इसी के साथ मिलते हैं जो है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।